हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चंस का मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 7 लेकर आई हूँ। यहाँ से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री में यानी मध्यकालीन भारत में एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर देते चलें और इसमें जो भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। तो सबसे पहली बार जब अरब लोग हमारे भारत पर आक्रमण करने, जब कब्जा जमाने के लिए आए थे, तो उन्होंने ही हम भारतीयों को एक पार्टिकुलर वर्ड से नवाजा था और वो वर्ड था हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था फ्रेंड? तो मक्का में। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मक्का कहाँ है? तो ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड, सऊदी अरब में। नेक्स्ट 4th नंबर, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सबसे पहली बार भारत पर किस मुस्लिम ने अटैक किया था और किस वर्ष अटैक किया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, 712 ईस्वी में, और उस मुसलमान का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट 5th की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। इसके अंतर्गत जो भी छोटे मोटे नोट्स हैं वो आप कॉपी में नोट करते चलिए। नेक्स्ट 5th, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये फ्रेंड सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मोहम्मद बिन कासिम। 7th, मोहम्मद बिन कासिम था, तो बताइए वो किस देश का था, किस देश से बिलोंग करता था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ना फ्रेंड, वो अरबी था। वो अरब देश से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था। नेक्स्ट 8th नंबर, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विद्याधर महमूद गजनवी से युद्ध के दौरान नहीं हारे थे, जबकि धंग, जय शक्ति तथा डंग ये तीनों महमूद गजनवी से पराजित हुए थे। अब जानिए कि ये महमूद गजनवी कौन था। तो ये महमूद गजनवी था ना फ्रेंड, ये भारत में तुर्की देश से आया था और महमूद गजनवी यामिनी वंश का था। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महमूद गजनवी किस वंश से संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा यामिनी वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, महमूद गजनी या फिर महमूद गजनवी एक ही चीज़ है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, अल बरूनी भारत आया था महमूद गजनवी के साथ, और उसने अरबी भाषा में एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है अल बरूनी ने, जिसका नाम है किताब उल हिंद। दूसरा नाम है तहकीके हिंद यानी भारत की खोज। नेक्स्ट 10th नंबर, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। 11th नंबर, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन बी सही होगा, महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट 12th नंबर, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में युद्ध किया, किसके साथ? पृथ्वीराज तृतीय के साथ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई। और इस युद्ध का क्या नाम दिया गया? तो इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था फ्रेंड, वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की ही हार हो गई थी।
नेक्स्ट 13 नंबर, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वो ऑप्शन नंबर बी यानी तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। जो अभी बताई मैंने फ्रेंड कि वो 1192 में लड़ा हुआ था और इसी से मुस्लिम शासक सत्ता में आ गए भारत में। नेक्स्ट 14 नंबर, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, भीम द्वितीय ने। 15, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। नेक्स्ट 16 नंबर, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट 17 नंबर, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखिए फ्रेंड, ये मोहम्मद गौरी जो आया था भारत पर कुछ वर्ष तक शासन किया, कुछ वर्ष तक रहा। उसके बाद चूंकि ये तुर्की था तो वापस अपने देश तुर्की चला गया, तो यहाँ का जिम्मेदारी इसने एक व्यक्ति को सौंपा और उसी व्यक्ति का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसलिए कहा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए ये वर्ड यूज किया गया है अक्ता। नेक्स्ट 18 नंबर, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट, अब हम लोग दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश में एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अब 20 नंबर, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, बताइए फ्रेंड, कि लाख बख्श किसे कहते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दूसरा नाम लाख बख्श है। 21, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लाहौर। 22, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। अब देखिए फ्रेंड, ये इल्तुतमिश कौन था, तो इल्तुतमिश ना फ्रेंड, जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका ये इल्तुतमिश दामाद था। और इल्तुतमिश ने भारत पर 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। और इल्तुतमिश ने स्वयं को एक उपाधि धारण की थी, और वो उपाधि कौन सी थी, तो सुल्तान ए आजम। ठीक है। नेक्स्ट 23, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, ये पहला मुस्लिम शासक बना। हालांकि मोहम्मद गौरी मतलब तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत भी हो गई, लेकिन अगर असली मायने में प्रथम शासक कहेंगे तो वो इल्तुतमिश ही था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट 25, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था, ऑप्शन बी सही होगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट 26, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, ऑप्शन सी सही होगा फ्रेंड, इल्तुतमिश के शासनकाल में। 27 नंबर, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी को। नेक्स्ट 28, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, यानी सत्ता से हटाने में, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। 29, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था,
तो उसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट 30 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला सुल्तान का नाम क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। 31, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिले इलाही की। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन ने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार था नौरोज, उसको फिर से आरंभ करवाया था। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग खिलजी वंश में एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तब वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बरनी का तात्पर्य है अल बरूनी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बरनी दिया गया है कि अल बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था अल बरूनी नामक लेखक ने। नेक्स्ट 34, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया कि नहीं, नया धर्म नहीं चलाया जाना चाहिए? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट 35, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की मनोपाधि धारण की थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी किस उपलक्ष्य में ये उपाधि धारण की? तो जब अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ, अर्थात जब वो गद्दी पर बैठा, इसी खुशी में उसने द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट 36, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जफर खान। 37, रानी पद्मिनी का उल्लेख अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 38, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रामचंद्र देव। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग 39 की तरफ बढ़ रहे हैं। किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट 40, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इतिहास में पहली बार मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया। अब ये मूल्य नियंत्रण पद्धति था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा चर्च करते हैं। देखिए फ्रेंड, उस समय जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते थे, वे लोग जब वस्तुओं को जब बेचने के दौरान तौलते थे, यानी जब उसका वेट किया करते थे, वजन किया करते थे, तो वस्तुओं को कम तौलते थे। यानी अगर जैसे जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझें कि मतलब जो ये किया करते थे, डंडी मार दिया करते थे, तो उसी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया था कि अगर कोई व्यापारी वस्तुओं को कम तौलेगा तो उसके लिए उसके शरीर का मांस निकाल लिया जाएगा। तो यही था मूल्य नियंत्रण पद्धति। तो नेक्स्ट 41, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। तो ये भी बाजार नियंत्रण प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू की थी। अब ये बाजार नियंत्रण प्रथा क्या था वो देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास ना बहुत सारे सैनिक थे, घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथी पर सवार सैनिक, यानी उसने मतलब सैनिक का एक बहुत बड़ा काफिला तैयार कर लिया था अपने शासनकाल में। तो वे जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सैनिकों को ही सस्ते मूल्यों पर वस्तुएं प्रदान करने के लिए ही ये बाजार नियंत्रण प्रथा लागू किया था उसने अपने शासनकाल में। नेक्स्ट 42, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ही होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग एंट्री कर रहे हैं
तुगलक वंश की ओर। 43 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना था। कब बना था? गाजी मलिक। और सन 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट 44, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ऑप्शन डी सही होगा फ्रेंड, तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक भारत देश पर राज्य किया था। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट 45 नंबर, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वह कौन था? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 46, आमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन सी, आमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था फ्रेंड। और आमीर कोही जो थी ना, वो कृषि क्षेत्रों में विकास के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए ये विभाग चलाया गया था। नेक्स्ट 47, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसी का नाम आमीर कोही उसने रखा था। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग एंट्री कर रहे हैं 48 की ओर। दीवाने कोही किससे संबंधित है? बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड, तो ऑप्शन ए सही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक से। 49, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दौलताबाद। पहले उसकी राजधानी दिल्ली थी, वह दिल्ली से हटाकर राजधानी कहाँ शिफ्ट किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था? ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट 51, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किया था? ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहली बार सांकेतिक मुद्रा चलाई। इसमें वे लोग कौन से मतलब कि धातु का उसने इस्तेमाल किया? तो इसमें पीतल थे, तांबा थे, इस प्रकार के कुछ धातुओं से उन्होंने टोकन करेंसी चलाई थी। नेक्स्ट 52, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए फ्रेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता जो था ना, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था सन 1333 ईस्वी में। और इब्न बतूता ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है जिसका नाम रिहुला है। नेक्स्ट 53, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसी ने उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 54, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो देखिए फ्रेंड, जो इब्न बतूता था उसने जो अपना पुस्तक लिखा रिहुला नाम से, तो उसी रिहुला में उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार डाक व्यवस्था चरमोत्कर्ष यानी काफ़ी ऊंचे पायदान पर पहुंच गई थी सल्तनत काल में। नेक्स्ट 55 नंबर, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट 56, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट 57, इतिहासकार बंदायुगी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? देखिए फ्रेंड, इसका ऑप्शन यहाँ पर है। तो यह कथन कहा गया था मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, ऐसा कहा था, राइटर थे एक बंदायुनी उन्होंने। नेक्स्ट 58, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय बनाया था। नेक्स्ट 59, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, वह था, उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने दीवाने खैरात स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अब ये दीवाने खैरात था, तो इसमें वे फिरोज शाह तुगलक किसको दान दक्षिणा किया करता था? तो इसमें वे मुसलमान जो विधवाएं होती थी और अनाथ स्त्रियां होती थी, उनको वे दान दक्षिणा दिया करते थे। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। इसके बीच में जो भी आपको नोट्स में बताते जा रही हूँ क्वेश्चन के अलावा भी, तो आप उसे नोट करते चलिए, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये क्वेश्चन भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गुलाम होने की वजह से, मतलब गुलाम के लिए एक अलग से एक व्यवस्था लागू की थी, एक अलग से उसने मतलब प्रथा चलाई थी। तो 60 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। तो गुलामों के लिए यहाँ पर मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा भी सकता है कि किस सुल्तान ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया था, तो उसका भी आंसर यही होगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 61, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखिए फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे विभाग बनाए थे। चूँकि उसके शासनकाल में बहुत सारे गुलाम थे, तो उसने गुलाम के लिए एक विभाग बनाया, उस विभाग का नाम दीवाने बंदगान था। फिर उसने लोक निर्माण के लिए भी विभाग बनाया। आगे देखते जाइए, बहुत सारा उसने चेंजेज लाया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था? तो इसका भी आंसर सेम होगा फ्रेंड, फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण किया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट 63, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक। अब ये सिंचाई कर यानी हक ए सर्ब जो फिरोज शाह तुगलक लगाया था ना फ्रेंड, वो मतलब कि उपज का 1/10 भाग था, ठीक है। यानी जितना भी उपज हुआ तो उसका 1/10 भाग सिंचाई कर के तौर पर किसानों को देना पड़ता था सरकारी खजानों में। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं फ्रेंड हम लोग 64 की तरफ। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ब्राह्मणों पर, पंडितों पर भी जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। नेक्स्ट 65 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फ्रूट्स के क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भी फिरोज शाह तुगलक ने ही उपाय किए थे। नेक्स्ट 66, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट 67, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 68, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो जो अंतिम शासक था फ्रेंड, उसका नाम नासिर उद्दीन महमूद था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। नासिर उद्दीन महमूद जो तुगलक वंश के साथ समाप्त हो गया, तो तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया और सैयद वंश के संस्थापक का नाम खिज्र खां था। नेक्स्ट 69, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। नेक्स्ट 70 नंबर, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर अटैक किया था। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश आया। तैमूर लंग ने जब भारत पर अटैक किया तो उसके बाद भारत में सैयद वंश आया। यहाँ से फ्रेंड हम लोग लोदी वंश की तरफ एंट्री कर रहे हैं, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड? बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। नेक्स्ट 72, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी काफ़ी जानकार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। नेक्स्ट 73, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था?
ऑप्शन ए इज करेक्ट, खातोली का युद्ध। नेक्स्ट 74, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर का निर्माण किया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग इंटर कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, हरिहर और बुक्का ये दोनों भाई थे फ्रेंड, जिन्होंने सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था। नेक्स्ट 76, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी? ऑप्शन बी, गंगा देवी। 77, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? ऑप्शन बी इज करेक्ट, हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट 78, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विजय मतलब जो राजा कृष्णदेव राय थे ना, उन्होंने कुली कुतुब शाह के साथ सन 1512 ईस्वी में गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट 79, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो वो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु भाषा के कवि लोग थे। नेक्स्ट 80 नंबर, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, ऑप्शन बी सही होगा, कृष्णदेव राय से। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड, तेलुगु का। 82 नंबर, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? ऑप्शन बी, देव राय द्वितीय के राज्यकाल में विजयनगर आया था अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट 83, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था यानी समर्थन प्राप्त था सातवाहन राजाओं का। नेक्स्ट 84, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? करेक्ट ऑप्शन इज बी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट 85 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट 86, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथों में थी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उस मंत्री का नाम राम राय था। नेक्स्ट 87, तालीकोटा का युद्ध तो हुआ था फ्रेंड, वो सन बताइए किस ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध? तो सन 1565 में हुआ था। पहले ही पूछा गया है कि 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट 88, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय। नेक्स्ट 89 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन बी सही होगा फ्रेंड, भू राजस्व। नेक्स्ट 90, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है? ऑप्शन सी, हलेबिड। द्वार समुद्र को अभी हम लोग हलेबिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन डी इज करेक्ट, हम्पी। हम्पी का खंडहर। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग 92 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम के पास। नेक्स्ट 93, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हम्पी में। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर से हम लोग दिल्ली सल्तनत में एंट्री कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन छुप रहा है, अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे?
तो वे तुर्क वर्ग के थे। नेक्स्ट 95, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ऑप्शन सी इज करेक्ट, तुगलक वंश के अंतर्गत। नेक्स्ट 96, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए सही होगा फ्रेंड कि इल्तुतमिश ने इक्तेदारी व्यवस्था लाई थी अपने शासनकाल में। नेक्स्ट 97, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चौधरी। नेक्स्ट 98, सर्व कर लगाया जाता था? अभी मैंने बताया फ्रेंड कि हक ए सर्व जो था वो एक सिंचाई कर था, जो उपज का 1/10 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट 99, जवाबित का संबंध किससे था? तो यहाँ पर एक ऑप्शन है राज्य कानून से, जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। दूसरा, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से। तीसरा, टकसाल से संबंधित कानून। और चौथा, कृषि संबंधी कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना फ्रेंड वो यही होगा कि जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। नेक्स्ट फ्रेंड, हम लोग 100 नंबर में एंट्री कर रहे हैं कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, यानी फवाजिल किसे कहते थे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इक्तदारों द्वारा सरकारी खजारी में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को ही सल्तनत काल में फवाजिल नाम दिया गया। तो फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक शानदार सेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज विथ फैमिली एंड फ्रेंड प्लीज़ सपोर्ट मी। तो फ्रेंड, कल मैं जो टेस्ट सीरीज लाने वाली हूँ वो इसके आगे का दिल्ली सल्तनत मुग़ल वंश से रिलेटेड होगा, तो आप प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ कर आइए, तब आपको बनाने में ही मज़ा आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।